नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमरकांत जी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी दोपहर का भोजन पर। जी, ये कहानी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के रोज के संघर्ष और ख़ास तौर पर उस घर की माँ की जो वेदना है, जो जद्दोजहद है, उसे बहुत गहराई से दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज इसी कहानी की अलग-अलग परतों को समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूर। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी मार्मिक है। सिद्धेश्वरी जो घर की माँ है, वो खाना बना चुकी है और बिल्कुल थकी हारी सी बैठी है। चूल्हा बुझाकर घुटनों में सिर रखकर, फिर प्यास लगती है, पानी पीती है तो जैसे कलेजे में लग जाता है पानी। हाँ, वो हाय राम कहना और फिर लेट जाना, जी, ये शुरू में ही एक भारीपन ले आता है। बिल्कुल। और फिर वो उठकर अपने छोटे बेटे 6 साल के प्रमोद को देखती है। उसकी जो हालत है, हाँ, वो वर्णन बड़ा परेशान करने वाला है। नंग-धड़ंग, कुपोषित सा बच्चा, हड्डियां दिख रही हैं, पेट फूला हुआ। और मुंह पर मक्खियां भिन-भिना रही हैं। सिद्धेश्वरी बस अपना फटा हुआ ब्लाउज उसके मुंह पर डाल देती है। ये छोटी सी बात भी बहुत कुछ कह जाती है। सही कहा। फिर वो दरवाजे पर इंतजार करती है बड़े बेटे रामचंद्र का। जी, रामचंद्र 21 साल का धीरे धीरे आता दिखता है गली में और सिद्धेश्वरी फौरन पानी का लोटा रखती है, चौका लीपती है, जैसे तैयारी कर रही हो। हाँ, और रामचंद्र जब आता है थका हुआ, मुंह लाल, बाल बिखरे, जूतों पर धूल, आते ही चौकी पर बैठता है, फिर लेट जाता है। सिद्धेश्वरी उसे देखती है, थोड़ी डरते डरते, फिर हिम्मत करके बुलाती है। और वो उठता है, हाथ पैर धोता है और एकदम जैसे मशीन की तरह पीढ़े पर बैठ जाता है खाना खाने। और खाना क्या है? थाली में बस 2 रोटियां, पतली सी दाल और थोड़ी चने की तरकारी। और सिद्धेश्वरी पंखा झलती रहती है। यहीं से बातचीत शुरू होती है और सिद्धेश्वरी के झूठ भी। रामचंद्र पूछता है, मोहन कहाँ है? मंझला भाई। हाँ, और वो कहती है पढ़ने गया है, बड़ा होशियार है। सरासर झूठ। बिल्कुल। फिर अपने काम के बारे में पूछने पर रामचंद्र भी टाल देता है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। यानी संवाद की कमी तो है, सब अपनी अपनी दुनिया में। हाँ, और फिर प्रमोद के बारे में पूछने पर फिर झूठ। कहती है रोया नहीं, बड़ा होशियार है, जबकि वो कल ही रेवड़ी के लिए रोया था। ये झूठ क्यों बोल रही है वो? क्या सिर्फ माहौल ठीक रखने के लिए या खुद को बहलाने के लिए? शायद दोनों। शायद वो एक उम्मीद बनाए रखना चाहती है, भले ही झूठी सही। एक कवच बना रही है सच्चाई के खिलाफ। हाँ, फिर रामचंद्र खाना खत्म करता है। सिद्धेश्वरी और रोटी देने की कोशिश करती है। हाँ, पर वो मना कर देता है। थोड़ा गुस्सा भी होता है कि पेट भर गया, लेकिन बाद में चुपके से वो बचा हुआ टुकड़ा खा लेता है। ये भी देखिए। हाँ, ये भी गरीबी का एक और पहलू है। भूख है, पर शायद आत्मसम्मान या संकोच कहने नहीं देता। बिल्कुल। फिर आता है मंझला बेटा मोहन, 18 साल का, सांवला, चेचक के दाग, दुबला पतला सा। वो भी आता है, हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी फिर वही थाली परोसती है, पूछती है कहाँ थे? मोहन भी टाल देता है, कहीं नहीं, यहीं था। और सिद्धेश्वरी फिर एक झूठ कहती है कि बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था। मोहन बस एक फीकी सी हंसी हंस देता है। शायद वो समझता है। हो सकता है। वो एक रोटी और ज्यादातर सब्जी दाल खा लेता है। सिद्धेश्वरी फिर जिद करती है और रोटी के लिए। लेकिन मोहन मना कर देता है, बल्कि रोटियों की बुराई भी करता है, खाई नहीं जाती। हाँ, लेकिन फिर दाल की तारीफ करके और मांग लेता है और सिद्धेश्वरी कटोरा भरकर दे देती है। शायद उसे लगता है चलो दाल तो पी रहा है। इसके बाद घर के मुखिया मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी आते हैं। जी, 45 के हैं पर लगते 55 के हैं। शरीर ढीला, गंजी खोपड़ी, कपड़े भी फटे हाल। उनकी हालत भी साफ दिखती है। और उनके आते ही मोहन दाल पीकर बाहर चला जाता है। शायद पिता का सामना नहीं करना चाहता। हो सकता है। मुंशी जी बैठते हैं, वही खाना, 2 रोटी, दाल, तरकारी, धीरे धीरे खाते हैं। और बातचीत फिर शुरू होती है। मुंशी जी रामचंद्र के बारे में पूछते हैं। और सिद्धेश्वरी का झूठ फिर से। कहती है काम पे गया है, नौकरी लगने ही वाली है, और पिता को तो देवता के समान मानता है। मुंशी जी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और सिद्धेश्वरी जैसे उन्माद में, जोश में बेटों की तारीफें करती चली जाती है। जैसे वो एक ख्वाब बुन रही हो सबके सामने, ताकि कड़वी हकीकत को कोई ना देखे, ना महसूस करे। हाँ, वो दूसरी बातें करने की कोशिशें भी होती हैं। बारिश, मक्खियां, रिश्तेदार, शादी, पर कोई बात जमती नहीं। वो तनाव बना रहता है। सही। फिर मुंशी जी 1.5 रोटी खाकर मना कर देते हैं। कहते हैं अन्न नमकीन से ऊब गए हैं। ये भी शायद एक बहाना ही है ना? कम खाना पड़ा। बिल्कुल। और फिर वो गुड़ का ठंडा रस पीने की बात कहकर ठहाका लगाते हैं।
ये हंसी भी कितनी खोखली लगती है। हाँ, जैसे अपनी बेबसी छुपा रहे हो। उन्हें भी पता है कि 1.5 महीना पहले नौकरी गई है, शाम को फिर काम खोजने जाना है। और अब आता है कहानी का सबसे ज्यादा असर करने वाला हिस्सा, जब सब खाकर चले जाते हैं। हाँ, सिद्धेश्वरी बैठती है खाने, जूठी थाली लेकर, कटोरे में थोड़ी सी दाल डालती है, पूरा भरता भी नहीं, बची हुई तरकारी। और थाली में जो आखिरी एक मोटी जली हुई रोटी बची है वो लेती है। लेकिन फिर उसे प्रमोद का ध्यान आता है। हाँ, और वो उस जली रोटी के भी 2 टुकड़े करती है, एक प्रमोद के लिए रख देती है, एक अपनी थाली में। और पानी लेकर जैसे ही खाने बैठती है, पहला ग्रास मुंह में रखती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं अपने आप। वो सारे दिन का दबाया हुआ दर्द, वो झूठ, वो चिंता, वो अपमान, सब आंसुओं में बह निकलता है। अकेली है वो उस वक्त अपने दर्द के साथ। बिल्कुल, वो माँ जो सबके लिए झूठ बोल रही थी, सबको जोड़े रखने की कोशिश कर रही थी, वो खुद बिल्कुल अकेली और टूटी हुई है। कहानी का अंत भी, घर में मक्खियां बिन रही हैं, आंगन में वो पैबंद लगी गंदी साड़ी टंगी है। लड़के बाहर हैं, मुंशी जी कोठरी में सो रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे कोई फिक्र ही ना हो, जैसे नौकरी गई ही ना हो, जैसे शाम को काम खोजने जाना ही ना हो। ये एक अजीब सी शांति है, या शायद लाचारी की बेहोशी कह सकते हैं। अमरकांत जी ने बहुत ही सहज भाषा में, बिना किसी बड़े भारी शब्दों के, एक पूरे वर्ग की, एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की त्रासदी को उकेड़ दिया है। सिद्धेश्वरी का किरदार तो मतलब भारतीय माँ का एक रूप दिखाता है, त्याग, सहनशीलता। हाँ, लेकिन साथ ही ये कहानी उस व्यवस्था पर, उस समाज पर भी सवाल उठाती है जो इंसान को इतना बेबस, इतना लाचार बना देता है कि उसे जीने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वाकई ये कहानी याद दिलाती है कि रोजमर्रा की जो साधारण सी दिखने वाली जिंदगियां हैं, उनके पीछे कितने बड़े संघर्ष छुपे हो सकते हैं। और कैसे मुश्किल हालात में उम्मीद को जिंदा रखने के लिए इंसान कभी-कभी सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेता है। इस बेहतरीन कहानी पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। पर यह सवाल जरूर रह जाता है कि सिद्धेश्वरी के वो झूठ, क्या वो सिर्फ एक माँ की मजबूरी थे, या उस समाज की नाकामी का आईना थे जहां सच कहना शायद और भी मुश्किल हो जाता है। ये सोचने वाली बात है।